प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर की क्लास बच्चे और सीखना के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं। सेकंड, सीखना बुद्धि और अभिप्रेरणा। सीखना और अभिप्रेरणा, बुद्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत हमारा जो सिद्धांत पढ़े थे, बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा फोर्थ चल रहा था बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का प्रतिमान जेपी गिलफर्ड के द्वारा त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिआयामी सिद्धांत का डायग्राम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके अंतर्गत संक्रिया 5 थी, उत्पाद 6 है और विषय वस्तु 4 है। हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो संक्रिया के बारे में तो हमने जानकारी पढ़ दी। इसमें हमारा 5 टॉपिक है। कौन से? संज्ञान, स्मृति, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन है। अब आता है उत्पाद। उत्पाद को भी हमने 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। दो 1 2 3 4 5 और 6 भाग है। तो 6 भाग के अंदर भी हमने क्या नाम लिखते हैं। हम पहला है इसमें इकाई यानी यूनिट, इकाई। सेकंड नंबर आता है वर्ग। क्या आता है? वर्ग। थर्ड नंबर जो आता है वो है संबंध। इकाई, वर्ग और संबंध। फोर्थ नंबर है व्यवस्था है। व्यवस्था। 5वां जो है रूपांतरण। कौन सा है? रूपांतरण। और छठा जो है वो है अभिग्रस्त। अभिग्रस्तता है। तो इसमें हमारे उत्पाद के अंदर 6 वर्ग, इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण और अभिग्रस्तता। इकाई क्या होता है? इकाई मतलब होता है किसी पदार्थ की आकृति को रखने से जो उसकी क्रिया के बारे में जाना जाता है उसको पृथक्करण। जैसे एक विषय वस्तु देखे तो नमक हमें पड़ता है, तो नमक और पानी के अंदर मिक्स किया जाए तो खारा पानी बनता है। तो पदार्थ की आकृति वाले सापेक्षिक प्रतिकरण या उसकी सीमाबद्ध सूचनाओं के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करता है या उस आकृति के बारे में जानते हैं उसे इकाई कहते हैं। इकाई के अंदर भी उप इकाइयां होती है। हमने कहा ना कि हमारी पाठ्य पुस्तक जो है वो एक इकाइयों के माध्यम से एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण बनता है। तो इकाई के अंदर भी उप इकाइयां होती है। उप इकाइयों के अंदर भी हमें बहुत सारे ऐसे प्रकरणों के बारे में जानकारी मिलती है जिसके बारे में हम इकाई को समझते हैं। सेकंड में आता है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि स्वयं की गुणों का आधार मानकर उनका पद की कुल, यानी किसी से बोलते हैं एग्जाम्पल हम वर्ग बोलते हैं। ये हमारे से क्लास होती है। तो क्लास हमारे एसटीसी फर्स्ट ईयर, एसटीसी सेकेंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर, ये 4 क्लासेस है। और 4 क्लासों के भी नाम रखें कि ये बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है, ये बीएड सेकेंड ईयर क्लास है, ये एसटीसी फर्स्ट ईयर की, एसटीसी सेकेंड ईयर। उसी प्रकार जीव जंतुओं के अंदर भी पशुओं का एक दल होता है। जैसे गाय, तो गाय का एक दल होता है। हम देखते हैं गाय का दल है, या ये कौवे का दल है, ये कोयल का दल है, ये मोरों का दल है, ये तोतों का दल है। मतलब अलग अलग वर्गों में उनको विभाजित करना वो होता है वर्ग। संबंध का मतलब होता है कि हम विभिन्न नए जुड़े हुए सदस्यों के बारे में, नए बिंदुओं के बारे में, अधिग्रस्तता को परस्पर संबंध करने के लिए एक वस्तु के प्रति से हमें कोई चीज दे। अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हम क्या खाना पसंद करते हैं? ठंडाई, आइसक्रीम, ये खाते हैं। तो हमारा संबंध उस विषय वस्तु ने आइसक्रीम के प्रति इतना लगाव है कि हम खाने के लिए उसके प्रति संबंध बनाते हैं। ये विषय वस्तु अच्छी है, तो हम जिस क्रिया के बारे में, जिस विषय वस्तु के बारे में संबंध स्थापित करते हैं वह संबंध होता है। जैसे परिवार के अंदर हमारे बड़े जो पिताजी होते हैं वो पिता है, उसके बाद माँ है। तो हमारे संबंध के बारे में, उनको रिलेशनशिप के बारे में समझाना, ये इस उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो बुद्धि के अंदर बताया गया है कि जीवन के अंतर्गत हम जो बुद्धि का संबंध हर व्यक्ति के स्थापित वातावरण के अनुसार व्यक्ति अपने समायोजित करने की क्रिया होती है वह सहसंबंध करता है। वातावरण के अनुसार व्यक्ति अपने आप की बुद्धि के प्रयोग के द्वारा उस क्रिया को समझने की क्रिया जो समझता है उसे संबंध के माध्यम से उसको समायोजित करने की क्रिया को जानता है। फिर फोर्थ आता है व्यवस्था। व्यवस्था होता है
कि जो हमारा संगठित दल होती है, जो सूचना हमें प्राप्त होती है, उनके द्वारा अंतःक्रिया व्यवस्था करना। मैं इस कार्य को कितनी आसानी से, कितनी जटिल व्यवस्थाओं के माध्यम से इस क्रिया को, किसी भी समस्या का समाधान जो है हम बुद्धि के माध्यम से करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति की समस्या, जैसे एक बालक है, अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य जब पढ़ाया जाता है तो बालक उस बालक को समझने के अंदर बहुत सारी समस्या आती है। तो उस समस्या का समाधान जो है अपनी व्यवस्था के अनुसार, बालक की मानसिक क्षमताओं के अनुसार अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य को उस बालक की क्षमताओं के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार ध्यान में रखते हुए अध्यापक को उसके साथ इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना चाहिए कि वह व्यवस्था जो पढ़ाई जा रही है उसको से दिल से वो समझ सके। फिर पांचवा आता है रूपांतरण। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसके द्वारा जो कार्य हम प्राप्त करते हैं, जिस कार्य के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है, उनके बारे में, उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाकर उनमें संशोधन करके हम अपनी क्रियाओं को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे एक अध्यापक को द्वारा पढ़ाने के बाद में विद्यार्थी के समक्ष में नहीं आता है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जल्दी से समझ जाते हैं, वो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, और समझने के बाद में वो विद्यार्थी, जो अन्य विद्यार्थी जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वह अपने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कुछ उसमें नया परिवर्तन जोड़कर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो वो ज्ञान जो होता है वो रूपांतरण होता है। हम कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें माता पिता, बड़े बुजुर्गों से जो शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा को हम कहानी, नाटक या रंगमंच के माध्यम से दूसरों को समझ प्रस्तुत करते हैं। वो हमारा जो ज्ञान होता है वो स्थानांतरण कहलाता है। फिर आता है लास्ट में अभिग्रस्तता। अभिग्रस्तता होता है कि हमारी भविष्यवाणी जो है जानी हुई समसामयिक, मतलब कल क्या होने वाला है, जिसके बारे में हम पहले से निर्णय करते हैं, चिंतन करते हैं कि यार कल का दिन कैसा होगा। अभिग्रस्तता मतलब आने वाले दिन के बारे में, आने वाले समय के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उन घटनाओं को बहिर् रूप से जानने की क्रिया होती है वो अभिग्रस्तता होती है। फिर आता है हमारा विषय वस्तु। तो विषय वस्तु के अंदर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? तो पहला आता है, इसके अंदर आता है आकृति। क्या आता है? आकृति। सेकंड नंबर आता है प्रतीकात्मक, प्रतीकता, ठीक है। थर्ड नंबर आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ है विषय वस्तु। और इसका फोर्थ है हमारा व्यवहारात्मक। कौन सा है? व्यवहारात्मकता। तो हमारे ये 4 जो है ये किसमें आते हैं? हमारे विषय वस्तु। आकृति मतलब होता है आकृति, प्रतीकात्मक, शब्द, विषय और व्यवहारिकता। ये जो 4 है उत्पाद में होते हैं। अब देखिए आकृति का मतलब क्या होता है। आकृति स्थूल सामग्री, जो पड़ी हुई वस्तु है, उसकी इंद्रियों के द्वारा हम उपलब्ध की जाती है। मतलब हम अपने वस्तु के माध्यम से किसी वस्तु के प्रति हम देखते हैं तो उसके प्रति हमारी जो क्रिया होती है वो आकर्षित हो जाती है। हम स्वयं अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है या गलत है। जिस प्रकार आकृति, जो आकृति होती है उसका रंग, स्वरूप, प्रकार आदि विशेषता रखता है। जैसे ये मार्कर है एग्जाम्पल, ये मार्कर ऊपर से ढक्कन जो है वो ब्लैक है, नीचे व्हाइट है, इसमें ब्लैक इंक है, तो इसकी आकृति है, पतला है, चौड़ा है, हाइट लंबी है। तो इस आधार पर हम इन बातों को, सुनी हुई बातों को हम छूकर, स्पर्श करके उन वस्तु के, विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं, वो होती है हमारी आकृति। फिर आता है सेकंड नंबर है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मक विषय होता है कि हम किसी वस्तु, अक्षरों या सामान्य चिन्हों के द्वारा प्रतीक देखते हैं। हम जैसे कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पर एक हर स्थान पर, हर किलोमीटर पर एक बोर्ड लग जाता है, इसे बोलते हैं सिंबल्स लगे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं। अगर बोर्ड मुड़ा हुआ होता है तो वहाँ एरो इस प्रकार होता है, कोई ढलान होता है या
विपर आते हैं, डपर आते हैं, तो उनके ऊपर के आधार पर उस क्रिया को समझते हैं। तो प्रतिहत होता है कि चिन्हों के आधार पर हम अपने बुद्धि के माध्यम से उसको समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर आता है जैसे वर्णमाला के अक्षर, जैसे अक्षर पढ़ रहे हैं हम, ये क्या है, प्रतिहत अक्षर पढ़ रहे हैं, आकृति पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, ये अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो होता है प्रतिहत। तीसरा आता है शब्द विषय। शब्द विषय में होता है हम अपने विचारों को दूसरों के माध्यम इस प्रकार समझते हैं, क्या क्रिया को सोचने से जो क्रिया होती है वो शब्दार्थ विषय में विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर आता है व्यवहारात्मकता विषय वस्तु। इसमें समाज में रहकर व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अंतर क्रियाओं के द्वारा मानव के संबंध समाज के प्रति एक अच्छे संबोधन के माध्यम से उस क्रिया को समझने की क्रिया होती है वो व्यवहारात्मक। व्यक्ति किसी भी क्रिया को व्यवहार के द्वारा अपने कार्य के अंतर्गत कुशलता प्राप्त करता है। इस प्रकार हमारा जेपी गिलफोर्ड का त्रि-आयामी सिद्धांत आज हमारा समाप्त हुआ है। हम नए कल हम पढ़ेंगे दूसरा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।